नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, सबसे पहले तो ये दिमाग से निकाल दो कि फूल सिर्फ सजावट के लिए होते हैं। एनसीईआरटी साफ कहती है कि फ्लावर्स मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं। मतलब ये प्लांट का वो इंजीनियरिंग कमाल है जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पूरी प्लानिंग होती है। फूल खिलने से बहुत पहले ही प्लांट के अंदर हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस शुरू हो चुके होते हैं जो फ्लोरल प्रिमोर्डियम बनाते हैं, यानी फूल का वो शुरुआती ढांचा जो आगे चलकर एक पूरा फ्लावर बनेगा। अब सीधा पॉइंट पर आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी स्टेमन। एनसीईआरटी कहती है कि एक टिपिकल स्टेमन के दो पार्ट्स हैं, वो लंबा डंडा जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और ऊपर का बाइलॉब्ड हिस्सा जिसे एंथर कहते हैं। इस एंथर को ध्यान से देखो, ये बाइलॉब्ड है और हर लोब के अंदर दो दिका होते हैं, इसीलिए इसे डाइथिकोस कहा जाता है। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखोगे तो ये एक फोर साइडेड यानी टेट्रागोनल स्ट्रक्चर दिखेगा जिसके चारों कॉर्नर्स पर चार माइक्रोस्पोरेंजिया बैठे होते हैं। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चलकर पोलन सेक्स में डेवलप होते हैं जो ऊपर से नीचे तक पोलन ग्रेन्स से भरे रहते हैं। अब अगर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल्स को देखें तो वहां चार लेयर्स मिलेंगी, एपिडर्मिस, एंडोथेशियम, मिडिल लेयर्स और टैपेटम। बाहर की तीनों लेयर्स ईईएम का सिंपल काम है प्रोटेक्शन देना, और जब एंथर पक जाए तो उसे फाड़ना यानी डेहिसेंस करना ताकि पोलन ग्रेन्स बाहर निकल सकें। लेकिन ये जो सबसे अंदर वाली लेयर है ना, टैपेटम, ये सबसे स्पेशल है। इसके सेल्स का साइटोप्लाज्म एकदम डेंस होता है और इनमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि इसका काम है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नरिश करना, उन्हें पालना पोसना। जब एंथर एकदम नया या यंग होता है तो उसके बीच में एकदम टाइट सेल्स का ग्रुप होता है जिसे हम स्पोरोजेनस टिश्यू कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस टिश्यू का हर एक सेल एक पोटेंशियल पॉलन मदर सेल पीएमसी है। जब इन सेल्स में मियोसिस होता है तो बनते हैं चार माइक्रोस्पोर्स का क्लस्टर जिसे हम माइक्रोस्पोर टेट्रेड कहते हैं। पीएमसी से मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर्स बनने के इसी प्रोसेस को एनसीईआरटी कहती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे ही एंथर मैच्योर होता है और सूखने लगता है यानी डिहाइड्रेट होता है, ये माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। एक एक एंथर के अंदर ऐसे हजारों पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये पोलन ग्रेन्स ही मेल गैमेटोफाइट्स बनते हैं। कभी फूल को टच करके देखना, वो जो पीला पाउडर आपकी उंगलियों पे लगता है ना, वही ये माइक्रो मार्वल्स हैं। अब बात करते हैं पोलन ग्रेन की। एनसीईआरटी कहती है कि ये जनरली स्फेरिकल होते हैं जिनका डायामीटर 25 से 50 माइक्रोमीटर्स होता है। इनकी वॉल दो लेयर्स की बनी होती है। बाहर वाली लेयर है एक्साइन, जो दुनिया के सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल स्पोरोपोलिनिन से बनी है। इस पर ना तो हाई टेम्परेचर का असर होता है, ना स्ट्रॉन्ग एसिड्स का और ना ही किसी एंजाइम का। इसी वजह से पोलन ग्रेन्स को हजारों सालों तक फॉसिल्स की तरह स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन एक्साइन में कहीं कहीं पर छोटे होल्स होते हैं जिन्हें जर्म पोर्स कहते हैं, क्योंकि वहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। अंदर वाली लेयर को कहते हैं एंटाइन, जो पतली, कॉन्टिन्यूअस और सेल्यूलोस और पेक्टिन से बनी होती है। जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसमें दो सेल्स होते हैं, एक बड़ा वेजिटेटिव सेल जिसमें खूब सारा फूड रिजर्व और एक बड़ा इररेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और एक छोटा जेनरेटिव सेल जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ये जेनरेटिव सेल स्पिंडल शेप्ड होता है। 60% एंजियोस्पर्म्स में पोलन इसी टू सेल स्टेज पर झड़ते हैं। बाकी 40% में जेनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बनाता है जिसे हम 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। पर ध्यान रखना, पोलन ग्रेन्स हमेशा अच्छे नहीं होते। पार्थीनियम, कैरेट ग्रास जैसे प्लांट से कई लोगों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी एलर्जी हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट से भरपूर होते हैं, इसलिए वेस्टर्न कंट्रीज में इनकी टैबलेट्स और सिरप्स बनाए जाते हैं ताकि एथलीट्स और रेस हॉर्स की परफॉर्मेंस बढ़ाई जा सके। एक बार पोलन झड़ गया
तो फर्टिलाइजेशन के लिए उसे सही टाइम पर स्टिग्मा पर पहुंचना होगा। इस जिंदा रहने की लिमिट को वायबिलिटी कहते हैं। राइस और वीट में ये सिर्फ 30 मिनट होती है, पर रोजेसी और सोलेनेसी फैमिलीज में ये महीनों तक रह सकती है। हम चाहें तो पोलन ग्रेन्स को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड नाइट्रोजन में सालों तक स्टोर कर सकते हैं, जिसे पोलन बैंक्स कहते हैं। अब शुरू होता है फीमेल पार्ट यानी गाइनोसियम। एक सिंगल पिस्टल को मोनोकार्पेलरी और एक से ज्यादा को मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। अगर ये पिस्टल्स आपस में जुड़े हों, फ्यूज्ड, तो सिंकर्पस, और अगर फ्री हों तो एपोकार्पस। जैसे आप फ्री हो तो एपोकार्पस में आप आ रहा है, तो आप से याद रखना एपोकार्पस फ्री और सिनकार्पस फ्यूज्ड। हर पिस्टल के 3 पार्ट्स हैं। ऊपर का लैंडिंग प्लेटफॉर्म यानी स्टिग्मा, लंबा डंडा यानी स्टाइल, और नीचे का फूला हुआ पार्ट ओवरी। ओवरी के अंदर होती है ओवेरियन कैविटी लोकुल, जहां प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा से निकलते हैं मेगास्पोरैंगिया, जिन्हें हम ओव्यूल्स कहते हैं। ओवरी में ओव्यूल एक भी हो सकता है, वीट, पैडी, मैंगो और बहुत सारे भी, पपीता, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक डंडी के जरिए जुड़ा होता है, जिसे फ्यूनिकल कहते हैं। वापस ध्यान दो, ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है किसके थ्रू? फ्यूनिकल के थ्रू। और जिस रीजन में ओव्यूल और फ्यूनिकल मिलते हैं, उस रीजन को हाइलम कहते हैं। ओव्यूल के पास 2 प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, जिन्हें इंटेगमेंट्स कहते हैं, जो पूरे न्यूसेलस को घेर लेती हैं, सिवाय एक छोटे से होल के, जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल के एकदम ऑपोजिट साइड को चेल्जा कहते हैं, जो ओव्यूल का बेसल पार्ट है। इंटेग्यूमेंट्स के अंदर सेल्स का एक मास होता है, जिसे न्यूसेलस कहते हैं। न्यूसेलस के अंदर होता है एम्ब्रियोसैक, फीमेल गैमेटोफाइट। अब प्रोसेस देखो। न्यूसेलस का एक सेल माइक्रोपाइलर एंड वाला मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी बन जाता है। इस एमएमसी में मियोसिस होता है और बनते हैं 4 मेगास्पोर्स। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। याद करो, मेल्स में हो रहा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फीमेल्स में हो रहा मेगास्पोरोजेनेसिस। इसे ऐसे याद रखो, मेगा से याद रखो मेघा, किसी लड़की का नाम है। मेगास्पोरोजेनेसिस फीमेल पार्ट में होगी, पर फीमेल पार्ट में जो 4 मेगास्पोर्स बने, इनमें चारों में से सिर्फ एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है और बाकी 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। इसी एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। इसका न्यूक्लियस 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनती है। इसके बाद सेल वॉल्स बनती हैं और बनता है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। इसमें माइक्रोपाइलर एन पर एग ऑपरेटस होता है। सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म ऑपरेटस होता है, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है। चलाजल एन पर 3 एंटीपोड्स होते हैं और बीच में एक बड़ी सेंट्रल सेल, जिसमें 2 पोलर न्यूक्ली होते हैं। देखो, अभी ज्यादा कुछ समझ आया नहीं होगा, इसे और अच्छे से समझते हैं इस डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले यहां देखो, 4 मेगास्पोर बने। इन 4 में से ये 3 नॉन फंक्शनल हैं, जो डीजेनरेट हो जाएंगे, और ये एक फंक्शनल है, जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसमें 3 बार माइटोटिक डिवीजन होगा। एक बार बनेगा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, फिर वापस डिवीजन होगा और बनेगा 4 न्यूक्लिएट। फिर ये डिवाइड करेगा और बनेगा 8 न्यूक्लिएट स्टेज। तो 3 बार माइटोटिक डिवीजन हो गया ना। अब जब सेल वॉल्स बन जाएंगी, तो देखो, इसमें चालाजल एंड पे 3 एंटीपोडल्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे एक एग सेल है, 2 सिनर्जीड्स उसी के अंदर हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस, और बीच में ये बड़ी सी सेंट्रल सेल के अंदर हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ये बन गया पूरा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक। अब जब मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए, तो उन्हें मिलाना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। इसके 3 टाइप्स हैं। ऑटोगैमी, यानी सेम फ्लावर में पोलन ट्रांसफर होना। कुछ प्लांट्स जैसे वियोला, ऑक्सिलिस, कमेलिना 2 तरह के फूल बनाते हैं, चेस्मोगैमस खुले हुए और क्लिस्ट्रोगैमस जो कभी नहीं खुलते।
क्लिस्टोगैमस फूलों में हमेशा सीड सेट बनता है बिना किसी पॉलिनेटर के। गेटोनोगैमी, एक ही प्लांट के दो अलग फूलों के बीच पोलन ट्रांसफर। ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है पर जेनेटिकली ऑटोगैमी। जेनोगैमी, दो अलग अलग प्लांट्स के फूलों के बीच पोलन ट्रांसफर। यही वो टाइप है जो जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स लाता है। पॉलिनेशन के लिए दो तरह के एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक विंड वाटर और बायोटिक एनिमल। एनसीईआरटी साफ कहती है कि मेजॉरिटी प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स यूज करते हैं। एबायोटिक में विंड सबसे कॉमन है। विंड पॉलिनेटेड फूलों की पहचान है, इनके पोलन ग्रेन्स लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं ताकि हवा में उड़ सकें। इनके स्टेमेंस वेल एक्सपोज्ड होते हैं और स्टिग्मा अक्सर फेदरी होता है ताकि उड़ते हुए पोलन को ट्रैप कर सकें। इनमें अक्सर सिंगल ओव्यूल होता है और बहुत सारे फूल एक इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड होते हैं, जैसे आपने कॉर्न कॉब में देखा होगा। वो जो टैसल बाहर निकलते हैं वो असल में स्टिग्मा और स्टाइल ही हैं। ग्रासेस में ये पॉलिनेशन बहुत कॉमन है। वाटर पॉलिनेशन की बात करें तो ये काफी रेयर है, सिर्फ 30 जेनेरा तक लिमिटेड है, मोस्टली मोनोकॉट्स में। वैलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये दोनों फ्रेश वाटर में रहते हैं। वैलिसनेरिया का केस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें फीमेल फ्लावर एक लंबी डंडी यानी स्टॉक के सहारे पानी की सरफेस पर आ जाता है। मेल फ्लावर्स पानी की सरफेस पर पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देते हैं जो बहकर फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। ज़ोस्टेरा यानी सी ग्रास, ये मरीन वाटर यानी खारे पानी में रहता है। इसमें पॉलिनेशन पानी के अंदर सबमर्ड होता है। इसके पोलन ग्रेन्स लंबे और रिबन जैसे होते हैं जो पानी के अंदर ही तैरते हुए फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं। पर याद रखना, सारे एक्वाटिक प्लांट्स पानी यूज नहीं करते। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जैसे प्लांट्स में फूल पानी के ऊपर आ जाते हैं और इंसेक्ट्स या विंड से पॉलिनेट होते हैं। तो इसे याद रखना, वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली पानी में तो रहते हैं बट पॉलिनेशन विंड या इंसेक्ट्स के थ्रू करते हैं। एक बार वापस रिवाइज करते हैं। वैलिसनेरिया में फीमेल फ्लावर सरफेस पर आता है और पोलन करेंट्स के साथ वहां तक पहुंचते हैं। सी ग्रासेस में पोलन ग्रेन्स लॉन्ग और रिबन लाइक होते हैं और उन पर एक म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उन्हें गीला होने से बचाती है। लास्ट में याद रखना, विंड और वाटर दोनों के फूल कलरफुल नहीं होते और नेक्टर भी नहीं बनाते क्योंकि उन्हें किसी को अट्रैक्ट नहीं करना। अब आते हैं बायोटिक एजेंट्स पर। बीज, बटरफ्लाइज, बीटल्स, बर्ड्स, सनबर्ड्स और हमिंगबर्ड्स और बैट्स, ये सब पॉलिनेटर्स हैं। लेकिन बीज डोमिनेंट बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं। यहां तक कि लेमर्ड्स, प्राइमेट्स और रेप्टाइल्स, लिजर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स अक्सर बड़े, कलरफुल, फ्रेग्रेंट और रिच इन नेक्टर होते हैं। अगर फूल छोटे हैं तो वो गुच्छे इन्फ्लोरेंस में होते हैं ताकि नजर आ सकें। फ्लाइज और बीटल्स को अट्रैक्ट करने के लिए फूल फाउल ऑर्डर्स निकालते हैं। इन फूलों में नेक्टर और पोलन ग्रेन्स ही असली फ्लोरल रिवॉर्ड्स हैं। कुछ केसेस में रिवॉर्ड अलग होता है, जैसे सेफ प्लेस टू ली एग्स। इसका एग्जाम्पल है दुनिया का सबसे ऊंचा फूल एमोरफोफेलस, 6 फीट हाइट। ऐसा ही एक गहरा रिश्ता मॉथ और युक्का प्लांट के बीच है। मॉथ अपने अंडे ओवरी के लॉक्यूर में रखता है और बदले में पॉलिनेशन करता है। जब सीड्स डेवलप होते हैं तभी मॉथ के लार्वा बाहर आते हैं। अगर कोई विजिटर सिर्फ नेक्टर कंज्यूम या कलेक्ट करे और पॉलिनेशन ना करे तो उन्हें NCERT पॉलिन/नेक्टर रॉबर्स कहती है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। अगर बार बार सेल्फ पॉलिनेशन हो तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है यानी क्वालिटी गिर जाती है। इससे बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ ट्रिक्स निकाली हैं। पॉलन रिलीज और स्टिग्मा रिसेप्टिविटी का टाइम अलग अलग रखना, एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन अलग अलग रखना ताकि सेल्फ पॉलन ना पहुंच सके। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिससे प्लांट अपने ही पोलन को जर्मिनेट होने से रोक देता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर प्लांट मोनोआइशियस है जैसे केस्टर, मेज,
तो ऑटोगैमी तो रुक जाएगी, पर गीटोनोगैमी नहीं। पर अगर प्लांट डाइआइशियस है, जैसे पपीता, जहां मेल और फीमेल प्लांट्स ही अलग हैं, तो वहां ऑटोगैमी और गीटोनोगैमी दोनों रुक जाती हैं। पॉलन पिसल इंटरैक्शन। पॉलिनेशन का मतलब ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन पक्का है। पिस्टल के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो रिकग्नाइज कर सके कि पोलन सही टाइप का है या गलत टाइप का है। अगर पोलन सही है तो वो जर्मिनेट होता है और पोलन ट्यूब बनाता है, जो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक जाती है। ये पूरा इवेंट पोलन लैंडिंग से लेकर पोलन ट्यूब के ओव्यूल में घुसने तक ही पोलन पिस्टल इंटरैक्शन कहलाता है। पोलन ट्यूब अब ओवरी में पहुंच चुकी है। एनसीईआरटी कहती है कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के रास्ते एंटर करती है और फिर किसी एक सिनर्जिड में घुसती है। सिनर्जिड का फिलीफॉर्म एपरेटस उसे रास्ता दिखाता है। अब होता है असली धमाका। पोलन ट्यूब सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमेट्स रिलीज कर देती हैं। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहां 2 तरह के फ्यूजन होते हैं, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहला सिंगामी। एक मेल गैमेट एक्स सेल के पास जाता है और उसके न्यूक्लियस से फ्यूज होकर एक डिप्लॉइड सेल बनाता है। जाइगोट 2n। यही आगे चलकर एम्ब्रियो बनेगा। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। दूसरा मेल गैमेट सेंट्रल सेल में मौजूद 2 पोलर न्यूक्लियाई के पास जाता है और उनसे फ्यूज होकर एक ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN बनाता है। क्योंकि यहां 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिल रहे हैं, इसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सेंट्रल सेल अब बन जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल PEC, जो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगी। ये इवेंट सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म्स में ही होता है। अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद 4 बड़े काम होते हैं: एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ओव्यूल का सीड बनना और ओवरी का फ्रूट बनना। 1. एंडोस्पर्म। NCERT एक बहुत पते की बात पूछती है। एंडोस्पर्म पहले क्यों बनता है? क्योंकि एम्ब्रियो को बढ़ने के लिए खाना चाहिए, और एंडोस्पर्म का काम ही है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना। PEC यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बार बार डिवाइड होकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बनाती है। सबसे कॉमन टाइप है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहां न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है पर सेल वॉल तुरंत नहीं बनती, जैसे कच्चे नारियल का पानी। उसका सफेद वाला हिस्सा यानी कर्नल सेलुलर एंडोस्पर्म है। कुछ सीड्स में एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरा खा जाता है, फॉर एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स। इसे याद रखने की ट्रिक है PUBG: P फॉर पी, B फॉर बीन, G फॉर ग्राउंडनट। मगर कुछ में एंडोस्पर्म बचा रहता है, जैसे कैस्टर, कोकोनट, वीट, राइस, मेज। 2. एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हमेशा माइक्रोपाइलर एंड पर बनता है, जहां जाइगोट होता है। शुरुआत में जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर वो ग्लोबुलर, फिर हार्ट शेप्ड और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो बन जाता है। डाइकोट एम्ब्रियो। इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं। एक्सिस का ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल है, जो प्ल्यूम्यूल यानी शूट टिप पर खत्म होता है। नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल है, जो रेडिकल यानी रूट टिप पर खत्म होता है, और रूट टिप पर रूट कैप होती है। मोनोकोट एम्ब्रियो। इसमें सिर्फ एक कॉटिलेडॉन होता है। ग्रास फैमिली में इसे स्क्यूटेलम कहते हैं, जो एक्सिस के एक साइड पर होता है। इसमें प्ल्यूम्यूल एक कवर में बंद होता है, जिसे कॉलियोप्टाइल कहते हैं, और रेडिकल एक दूसरे कवर में, जिसे कोलोराइजा कहते हैं। 3. सीड। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फाइनल प्रोडक्ट पर, यानी सीड। सीड असल में एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, जो फ्रूट के अंदर बनता है। एक टिपिकल सीड में सीड कोट, कॉटिलेडॉन्स और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एंडोस्पर्मिक। इनमें रेजिड्यूअल एंडोस्पर्म नहीं बचता, क्योंकि एम्ब्रियो इसे डेवलपमेंट के वक्त पूरा खा जाता है, जैसे पी, ग्राउंडनट। एल्ब्यूमिनस, एंडोस्पर्मिक। इनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा बचा रहता है, जैसे वीट, मेज, बार्ली, कैस्टर। स्पेशल केस
पेरिस्पर्म। कुछ सीड्स जैसे ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस का बचा हुआ हिस्सा भी रह जाता है, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। सीड की आउटर लेयर सीड कोट होती है, जो इंटीग्यूमेंट से बनती है। इसमें एक छोटा सा होल होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जहां से ऑक्सीजन और पानी सीड के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे सीड मैच्योर होता है, उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और एम्ब्रियो एक सुस्त हालत में चला जाता है, जिसे डॉर्मेंसी कहते हैं। 4. फ्रूट। जैसे ओव्यूल सीड बनता है, वैसे ही ओवरी फ्रूट में बदल जाती है। फ्रूट की दीवार को पेरिकार्प कहते हैं। ट्रू फ्रूट्स, जो सिर्फ ओवरी से बनते हैं। फॉल्स फ्रूट्स, जहां ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी फ्रूट बनाने में हेल्प करता है, जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, काश्यू। पार्टिनेकार्पिक फ्रूट्स, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, जैसे बनाना। इन्हें ग्रोथ हार्मोन से इंड्यूस भी किया जा सकता है और ये सीडलेस होते हैं। सीड वाइबिलिटी। कुछ सीड्स बहुत जल्दी वाइबिलिटी खो देते हैं, पर कुछ हजारों सालों तक वाइबल रहते हैं, जैसे लूपें, लूपिनस आर्टिकस। आर्कटिक टंड्रा से मिला, 10,000 साल बाद जर्मिनेट हुआ। डेट पाम, फीनिक्स डेक्टिलीफेरा। किंग हेरोड के पैलेस के पास मिला, 2000 साल पुराना वाइबल सीड। लास्ट टॉपिक, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस, ये एक ऐसी तकनीक है जहां प्लांट बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल मिमिक्री करता है, पर होता एसेक्सुअल है। ये अक्सर एस्ट्रेसी और ग्रासेस में दिखता है। इसका फायदा ये है कि हाइब्रिड सीड्स हर साल खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि उनके कैरेक्टर्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। अगर हम हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्टिक बना दें, तो फार्मर को हर साल नए सीड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनके कैरेक्टर्स मेंटेन रहेंगे। पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब जब एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, जैसे ऑरेंज, मैंगो। इसमें न्यू सेलर सेल्स डिवाइड होकर एम्ब्रियो सैक में घुस जाते हैं और एम्ब्रियो बनाते हैं। तो अब हमारा ये चैप्टर एकदम कंप्लीट हो चुका है। हमने हर एक सिंगल पॉइंट को कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि इसे एक प्रोसेस की तरह समझो। हम ह्यूमंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं और विविप्रस होते हैं। अब अगर हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करें, तो इसका एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है जो तुम्हें याद होना चाहिए। सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म और ओवम का बनना। फिर आता है इंसेमिनेशन, जहां स्पर्म्स को फीमेल ट्रैक में ट्रांसफर किया जाता है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमीट का मिलना, जिससे बनता है जाइगोट। ये जाइगोट आगे चलकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, जिसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। फिर 9 महीने तक बेबी डेवलप होता है, जिसे गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, और फाइनली डिलीवरी होती है, जिसे पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। एक बात याद रखना, मेल्स में स्पर्म फॉर्मेशन बुढ़ापे तक चलती है, पर फीमेल्स में ओवम बनना 50 साल की एज तक रुक जाता है। चलो, अब सबसे पहले डिटेल में समझते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। यह सिस्टम पेल्विस रीजन में होता है। इसमें मेन 4 पार्ट्स होते हैं, टेस्टिस और कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, यानी रास्ते, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सबसे पहले बात करते हैं टेस्टीज की। ह्यूमन बॉडी में टेस्टीज एक पाउच के अंदर होते हैं, जिसे स्क्रोटम कहते हैं, और ये बॉडी के बाहर होता है। अब सवाल ये आता है कि ये बाहर क्यों है? इसका एक लॉजिकल रीजन है। स्पर्म बनाने यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए होता है। हर टेस्टीज ओवल शेप का होता है, लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में और 2 से 3 सेंटीमीटर विड्थ में। इसके ऊपर एक डेंस कवरिंग होती है और इसके अंदर लगभग 250 छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिन्हें टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं। हर लॉब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड ट्यूब्स होती हैं, जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यही वो असली जगह है जहां स्पर्म्स बनते हैं। तो याद रखना, स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरह की सेल्स होती हैं।
पहली है मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया, जो आगे चलकर स्पर्म बनेंगी। और दूसरी है सर्टोली सेल्स। इन सर्टोली सेल्स का काम बहुत ज़रूरी है। ये उन नन्हे जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन यानी खाना पीना देती हैं ताकि वो ग्रो कर सकें। इन ट्यूब्यूल्स के बाहर जो खाली जगह होती है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं और वहां मिलती हैं लेडिक सेल्स। ये सेल्स एंड्रोजेंस या टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बनाती हैं। अब स्पर्म बन तो गया, पर बाहर कैसे आएगा? इसके लिए एक पूरा रास्ता है जिसे एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। स्पर्म्स पहले रेटे टेस्टिस में जाते हैं, फिर वासा एफरेंटिया से होते हुए एपिडिडाइमिस में पहुंचते हैं, जो कि टेस्टिस के पीछे होती है और स्पर्म को स्टोर करती है। वहां से ये एक लंबी ट्यूब में जाते हैं जिसे वास डिफरेंस कहते हैं। ये ट्यूब ऊपर एब्डोमेन तक जाती है और यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूम कर आती है। यहाँ इसमें सेमिनल वेसिकल की डक्ट जुड़ जाती है और दोनों मिलकर बनती हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यही वो डक्ट है जो स्पर्म्स को स्टोर करती है और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर भेजती है। यूरेथ्रा की जो ओपनिंग बाहर दिखती है उसे यूरीथ्रल मीटस कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया यानी पेनिस की। ये कुछ स्पेशल टिश्यूज का बना होता है जो इरेक्शन में हेल्प करते हैं ताकि इंसिमिनेशन यानी स्पर्म ट्रांसफर आसान हो जाए। पेनिस के आगे वाले एनलार्ज्ड एंड को ग्लैंस पेनिस कहते हैं, जो एक लूज स्किन से ढका होता है जिसे फोरस्किन कहा जाता है। लास्ट में आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। इसमें एक पेयर सीमिनल वेसिकल्स, एक प्रोस्टेट ग्लैंड और एक पेयर बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स होते हैं। देखो, याद रखना, इन तीनों में से प्रोस्टेट ग्लैंड ही बस एक अकेला रहता है। बाकी के दो सीमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और इन तीनों का जो लिक्विड निकलता है उसे सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं। इसमें फ्रक्टोज होता है एनर्जी के लिए, कैल्शियम होता है और बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। और एक खास बात, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। बस यही है पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो हमने समझ लिया। अब आते हैं द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। यह सिस्टम मेल के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसे न सिर्फ गैमीट्स बनाने हैं बल्कि फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी और बेबी की बर्थ के बाद उसकी केयर की जिम्मेदारी भी इसी की है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन पार्ट्स होते हैं। अ पेयर ऑफ ओवरीज, जो मेन ऑर्गन्स हैं, उनके साथ जुड़ी ओविडक्ट्स यानी फलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्वैक्स, वेजाइन और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब पेल्विस रीजन में होते हैं। इसके अलावा एक पेयर मैमरी ग्लैंड्स का भी होता है, जो इस सिस्टम के साथ मिलकर बच्चे की देखभाल में हेल्प करता है। सबसे पहले बात करते हैं ओवरियस की। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो फीमेल गैमीट यानी ओवम बनाती हैं और साथ ही कई स्टेरॉयड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स भी रिलीज करती हैं। ओवरीज लोअर एब्डोमेन में दोनों तरफ एक एक होती हैं। इनका साइज लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर होता है और ये लिगामेंट्स के जरिए पेल्विक वॉल और यूट्रस से जुड़ी होती हैं। हर ओवरी एक पतली एपिथेलियम से ढकी होती है, जिसके अंदर का हिस्सा ओवेरियन स्ट्रोमा कहलाता है। इस स्ट्रोमा के 2 जोन्स होते हैं, बाहर वाला पेरिफेरल कॉर्टेक्स और अंदर वाला इनर मेडुला। अब रास्ते की बात करते हैं, जिन्हें एक्सेसरी डक्ट्स कहते हैं। इसमें आती हैं फिलोपियन ट्यूब्स, यूटरस और वजाइना। हर फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ओवरी के एकदम पास वाला हिस्सा फनल की तरह दिखता है, जिसे इनफंडिबुलम कहते हैं। इस इनफंडिबुलम के किनारों पर फिंगर जैसे प्रोजेक्शंस होते हैं, जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। इनका काम बहुत कूल है। जब ओव्यूलेशन होता है तो ये फिम्ब्री ओवम को कैच करके ट्यूब के अंदर ले आते हैं। इनफंडिबुलम आगे चलकर एक वाइडर पार्ट में खुलता है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं, और ट्यूब का आखिरी हिस्सा जो यूट्रस से जुड़ता है उसे इस्थमस कहते हैं। इसका ल्यूमन यानी रास्ता काफी नैरो होता है। अब आते हैं यूट्रस पर, जिसे हम आम भाषा में वुम्ब या गर्भ आशय कहते हैं। यूट्रस सिर्फ एक होता है और इसका शेप एक इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। ये भी लिगामेंट्स के सहारे टिका होता है। यूट्रस नीचे की तरफ एक नैरो सर्विक्स के जरिए वजेना में खुलता है। सर्विक्स की कैविटी को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं
और जब ये वेजाइना के साथ मिलती है तो इसे बर्थ कैनाल कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसी रास्ते से बाहर आता है। यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बाहर वाली पतली मेम्ब्रेन है पेरीमेट्रियम, बीच वाली मोटी और स्मूथ मसल की लेयर है मायोमेट्रियम, जो डिलीवरी के वक्त कॉन्ट्रैक्शन कराती है ताकि बेबी बाहर आ सके। और सबसे अंदर वाली ग्लैंडुलर लेयर है एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ही है जो हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त चेंज होती है और टूटकर ब्लीडिंग के रूप में बाहर आती है। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। इसमें 5 मेन चीजें हैं। मॉन्स पूबिस, फैटी टिश्यू का कुशन जहां हेयर्स होते हैं। लैबिया मेजर, फ्लैशी फोल्ड्स जो वेजाइनल ओपनिंग को घेरते हैं। लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा के अंदर छोटे फोल्ड्स। हाइमेन, एक पतली मेम्ब्रेन जो वेजाइना की ओपनिंग को पार्शली कवर करती है। और क्लिटोरिस, क्लिटोरिस एक छोटी सी फिंगर जैसी स्ट्रक्चर है जो दोनों लेबिया माइनोरा के मिलने की जगह पर होती है। NCERT कहती है हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी का कोई पक्का सबूत नहीं होता, क्योंकि ये स्पोर्ट्स, साइकिलिंग या किसी झटके से भी टूट सकता है। आखिरी टॉपिक है मैमरी ग्लैंड्स, ब्रेस्ट्स। ये सभी फीमेल मैमल्स की पहचान है। ये एक पेयर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट से बना होता है। हर ब्रेस्ट के अंदर 15 से 20 मैमरी लोब्स होते हैं। इन लोब्स के अंदर सेल्स के गुच्छे यानी क्लस्टर्स होते हैं जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। यही वो सेल्स हैं जो मिल्क सिक्रीट करती हैं। मिल्क इन एल्वियोली की खाली जगह यानी ल्यूमेन में जमा होता है। फिर ये मेमरी ट्यूब्यूल से होता हुआ मैमरी डक्ट में जाता है। सारी डक्ट्स मिलकर एक वाइडर मैमरी एम्प्यूला बनाती हैं, जो आगे लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ता है और इसी रास्ते से बेबी मिल्क सक करता है। ये था पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेमरी ग्लैंड्स का डिटेल स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मेन प्रोसेस की, गैमीटोजेनेसिस। इसका सिंपल मतलब है गैमीट्स का बनना। मेल्स में बनते हैं स्पर्म्स, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में ओवम, ओवोजेनेसिस। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। ये प्रोसेस मेल्स में प्यूबर्टी के वक्त शुरू होता है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अंदर वाली वॉल थी ना, वहां स्पर्मेटोगोनिया यानी इमैच्योर जर्म सेल्स होते हैं। ये सेल्स पहले माइटोसिस करके अपनी संख्या बढ़ाते हैं। हर स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है, यानी उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इनमें से कुछ सेल्स, जिन्हें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं, उनमें मियोसिस शुरू होती है। पहली मियोटिक डिवीजन खत्म होने पर बनते हैं 2 बराबर के हैप्लॉइड सेल्स, जिन्हें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। अब इनमें सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स रह गए हैं। फिर होती है सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जिससे बनते हैं 4 बराबर के स्पर्मेटिड्स। लेकिन रुको, स्पर्मेटिड्स तो राउंड होते हैं, वो तैर नहीं सकते, इसलिए इनको स्पर्मेटोजा यानी स्पर्म में बदलना पड़ता है। इस ट्रांसफॉर्म होने के प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जब स्पर्म बन जाता है तो उसका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है न्यूट्रिशन के लिए, और आखिर में जब ये ट्यूब्यूल से बाहर निकलते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में कंफ्यूज मत होना। स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें स्पर्मेटिड्स स्पर्म में बदलते हैं। स्पर्मिएशन मतलब स्पर्म का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होना। स्पर्मेटोजेनेसिस की शुरुआत प्यूबर्टी यानी जवानी की उम्र से होती है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का तेजी से बढ़ना। अगर तुम्हें याद हो तो ये GnRH एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है जो दिमाग के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से से निकलता है। जब इस GnRH का लेवल बढ़ता है तब ये सीधे हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर डालता है और उसे 2 नए हार्मोन्स निकालने के लिए सिग्नल देता है, जिन्हें हम गोनाडोट्रोपिन्स कहते हैं। ये 2 हार्मोन्स हैं LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनका काम अलग अलग होता है। LH सीधे लेडिक सेल्स पर काम करता है और उन्हें उकसाता है ताकि वो एंड्रोजेंस जैसे टेस्टोस्टेरोन बनाना और निकालना शुरू कर दें।
फिर यही एंड्रोजेंस आगे चलकर स्पर्मेटोजेनेसिस के पूरे प्रोसेस को चलाते हैं। दूसरी तरफ FSH हमारी सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है और कुछ ऐसे जरूरी फैक्टर्स रिलीज करता है जो स्पर्मियोजेनेसिस यानी स्पर्मेटिड्स का मैच्योर स्पर्म में बदलना के प्रोसेस में बहुत मदद करते हैं। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ स्पर्म की। ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसके 4 पार्ट्स हैं: हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। स्पर्म का पूरा बॉडी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा होता है। इसके हेड में एक लंबा सा हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और उसके ऊपर एक टोपी जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्रोसोम कहते हैं। इस एक्रोसोम में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो ओवम की दीवार तोड़ने में हेल्प करते हैं। मिडल पीस सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो स्पर्म को तैरने यानी मोटिलिटी के लिए एनर्जी देते हैं। एक बार के कॉइड्स में मेल्स लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स निकालता है, जिसमें से कम 60% का शेप सही होना चाहिए और 40% में विगरस मोटिलिटी यानी तेज तैरने की काबिलियत होनी चाहिए, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। चलो अब सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट पर आते हैं, ओजेनेसिस यानी ओवम का बनना। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग है क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट होती है, पर ओजेनेसिस तभी शुरू हो जाता है जब एक लड़की अपनी मां के पेट में होती है यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। जन्म के वक्त ही ओवरीज में लाखों ओगोनिया होते हैं, उसके बाद नए ओगोनिया नहीं बनते। ये सेल्स डिवीजन शुरू करते हैं पर प्रोफेज 1 पर ही रुक जाते हैं। इस स्टेज पर इन्हें कहते हैं प्राइमरी oocytes। अब ध्यान से सुनना, हर प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल्स की एक लेयर चढ़ जाती है जिसे हम प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। पैदाइश से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत सारे फॉलिकल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए प्यूबर्टी के वक्त ओवरी में सिर्फ 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं। फिर इन पर और लेयर्स चढ़ती हैं और ये बनते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। जल्द ही ये सेकेंडरी फॉलिकल एक टर्टियरी फॉलिकल में बदल जाता है, जिसकी पहचान है एक फ्लूइड से भरी खाली जगह जिसे एंट्रम कहते हैं। इस स्टेज पर प्राइमरी oocyte अपनी पहली मियोटिक डिवीजन पूरी करके एक बड़ा सेकेंडरी oocyte और एक नन्ही सी फर्स्ट पोलर बॉडी बनाता है। आखिर में ये टर्शियरी फॉलिकल बदलता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में। सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक नई दीवार बनाता है जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। फिर ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और ओवम ओवरी से बाहर निकल आता है। तो चलो अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ये रिप्रोडक्टिव साइकिल सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स जैसे बंदर, एप्स और हम ह्यूमंस में मिलती है। एक लड़की में पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तो उसे हम मेनर्के कहते हैं। ह्यूमंस में ये साइकिल लगभग हर 28 से 29 डेज में रिपीट होती है। इस साइकिल के बिल्कुल बीच में यानी 14वें डे के आसपास एक ओवम रिलीज होता है जिसे ओव्यूलेशन कहते हैं। अब इस साइकिल को समझने के लिए हम इसे 4 फेजेस में बांट देते हैं। सबसे पहला है मेंस्ट्रुअल फेज। ये फेज 3 से 5 दिन तक चलता है। मैंने पहले ही बताया था, इसमें यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली दीवार थी ना, एंडोमेट्रियम, वो टूटने लगती है। उसकी ब्लड वेसल्स फट जाती हैं और एक लिक्विड के रूप में वजाइना से बाहर आती हैं। लेकिन ध्यान रखना, मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ हो। अगर पीरियड्स मिस हो जाएं तो ये प्रेगनेंसी का पहला इशारा हो सकता है। हालांकि स्ट्रेस या खराब हेल्थ से भी पीरियड्स रुक सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा फेज, फॉलिक्यूलर फेज। इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। इस फेज में ओवरी के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो ग्रो करके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनने लगते हैं। साथ ही साथ जो एंडोमेट्रियम टूट गई थी वो दोबारा बनना शुरू हो जाती है। ये सब कैसे होता है? हॉर्मोन्स के खेल से। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हॉर्मोन्स LH और FSH धीरे धीरे बढ़ते हैं और फॉलिकल्स को डेवलप करते हैं। ये डेवलप होते फॉलिकल्स एस्ट्रोजन रिलीज करते हैं जो यूट्रस की दीवार को वापस मोटा बनाता है। अब आता है साइकिल का सबसे बड़ा धमाका, ओव्यूलेटरी फेज। साइकिल के बिल्कुल बीच में अराउंड 14वें डे LH और FSH अपने पीक लेवल पर होते हैं। जब LH का लेवल एकदम से बहुत हाई हो जाता है तो उसे LH सर्ज कहते हैं। इसी LH सर्ज की वजह से ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है और ओवम बाहर निकल आता है।
इसे कहते हैं ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद शुरू होता है आखिरी फेज, ल्यूटियल फेज। इसे सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। अब जो ग्राफियन फॉलिकल फट चुका है, उसका बचा हुआ हिस्सा बदल जाता है एक पीले रंग की स्ट्रक्चर में, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम बहुत सारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग वहां आकर चिपक सके। अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे खत्म यानी डीजेनरेट होने लगता है। इसकी वजह से प्रोजेस्टेरोन का लेवल गिर जाता है, एंडोमेट्रियम फिर से टूटकर बाहर निकलने लगती है। बस यहीं से वापस से नई साइकिल शुरू हो जाती है। इंसानों में यह साइकिल लगभग 50 साल की उम्र तक चलती है, और जब यह हमेशा के लिए रुक जाती है तो उसे मेनोपॉज कहते हैं। तो एक लड़की की पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ मेनार्की यानी फर्स्ट पीरियड से लेकर मेनोपॉज यानी लास्ट पीरियड तक के बीच की होती है। अब हम उस प्रोसेस को समझते हैं जिससे एक नए जीवन की शुरुआत होती है, फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले होता है इंसेमिनेशन, यानी कोइटस के वक्त सीमेन का वेजाइना में रिलीज होना। अब ये मोटाइल स्पर्म्स बहुत तेजी से तैरते हुए सर्विक्स को पार करते हैं, यूट्रस में एंटर करते हैं और फाइनली पहुंचते हैं फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में। दूसरी तरफ ओवरी से निकला हुआ ओवम भी इसी एम्पुलरी रीजन में लाया जाता है। ध्यान रखना, फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है अगर स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ इसी जगह यानी एम्पुलरी रीजन में पहुंचें। यही वजह है कि हर कोइटस से प्रेगनेंसी नहीं होती। स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जब एक स्पर्म ओवम की सबसे बाहर वाली लेयर ज़ोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है तो वो उस लेयर में कुछ ऐसे चेंजेस कर देता है कि कोई दूसरा स्पर्म अंदर ना आ सके। जैसे ही स्पर्म अंदर घुसता है, ओवम की रुकी हुई सेकेंड मायोटिक डिवीजन जो हमने यूजेनेसिस में पढ़ा था, कंप्लीट नहीं हुई थी, वो अब यहां पूरी हो जाती है। इससे बनता है एक बड़ा हैप्लॉइड ओवम, ओटिड, और एक नन्ही सी सेकेंड पोलर बॉडी। फिर स्पर्म और ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में मिलकर बनाते हैं एक डिप्लॉइड ज़ाइगोट। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, बेबी का सेक्स इसी स्टेज पर फिक्स हो जाता है। हम जानते हैं कि फीमेल्स में क्रोमोसोम पैटर्न XX होता है और मेल्स में XY। इसका मतलब फीमेल के सारे एग्स X वाले होंगे, लेकिन मेल्स के 50% स्पर्म्स X वाले और 50% Y वाले होते हैं। अगर X स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया तो लड़की XX होगी, और अगर Y स्पर्म ने किया तो लड़का XY। इसका मतलब साइंटिफिकली बेबी का सेक्स फादर डिसाइड करता है, मदर नहीं। अब ये ज़ाइगोट एम्पुलरी रीजन में रुका नहीं रहता, ये इस्थमस से होता हुआ यूट्रस की तरफ बढ़ता है और इसमें शुरू होती है क्लीवेज, माइटोटिक डिवीजन। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स बनते हैं, जिन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 से 16 ब्लास्टोमियर्स वाली इस सॉलिड बॉल को हम मोरुला कहते हैं। मोरुला और डिवाइड होता है और बदल जाता है ब्लास्टोसिस्ट में। इस ब्लास्टोसिस्ट में सेल्स 2 पार्ट्स में अरेंज हो जाते हैं। बाहर वाली लेयर को कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट और अंदर वाले सेल्स के गुच्छे को इनर सेल मास कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाती है। चिपकने के बाद यूट्रस के सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इससे ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और यही प्रेगनेंसी की पक्की शुरुआत है। अब इम्प्लांटेशन हो चुका है, लेकिन अब आगे क्या? अब होता यह है कि जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड हो जाता है, उसकी ट्रोफोब्लास्ट लेयर पर उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर निकलने लगते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोरियोनिक विली। ये विली और यूट्रस का टिश्यू आपस में ऐसे फंस जाते हैं कि ये एक जॉइंट यूनिट बनाते हैं, जिसे प्लेसेंटा कहा जाता है।
प्लेसेंटा एक ब्रिज है बेबी और मम्मी के बीच। ये बेबी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन देता है और बेबी का वेस्ट जैसे CO2 और एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालता है। ये बेबी से एम्बिलिकल कॉर्ड के जरिए जुड़ा होता है। साथ ही प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और कई हार्मोन्स निकालता है जैसे HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजेंस। प्रेगनेंसी के आखिरी फेज में ओवरी से एक और हार्मोन निकलता है, रिलैक्सिन। याद रखना, HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त ही बनते हैं। में एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्ट्रोजेंस, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरॉक्सिन जैसे दूसरे हार्मोन्स के लेवल्स भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इन हार्मोन्स का बढ़ा हुआ प्रोडक्शन फीटस की ग्रोथ को सपोर्ट करने, मदर के शरीर में होने वाले मेटाबॉलिक बदलावों को मैनेज करने और पूरी प्रेगनेंसी को सही तरह से बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब जानते हैं बेबी बनता कैसे है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो इनर सेल मास था वो अब 3 लेयर्स में बढ़ जाता है। बाहर वाली एक्टोड्रम, अंदर वाली एंडोड्रम और बीच में आ जाती है मेसोड्रम। इन्हीं 3 लेयर्स से हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स बनते हैं। इन सेल्स में स्टेम सेल्स होते हैं जिनमें किसी भी ऑर्गन को बनाने की क्षमता होती है। ह्यूमंस में प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है। तो चलो देखते हैं कब क्या बनता है। पहला मंथ। सबसे पहले बेबी का हार्ट बनता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट साउंड सुन सकते हैं। दूसरा मंथ। बेबी के हाथ पैरों की उंगलियां, लिम्स एंड डिजिट्स बनने लगती हैं। 12 वीक्स। तीसरे मंथ। लगभग सारे मेन ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं। 5वें मंथ। बेबी पहली बार मूवमेंट करता है और उसके सिर पर बाल दिखने लगते हैं। 24 वीक्स। छठा मंथ। पूरे बॉडी पर फाइन हेयर्स आ जाते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं और आई लैशेस बन जाती हैं। 9वां मंथ। बेबी पूरी तरह रेडी है दुनिया में आने के लिए। अब होता है पार्टुरेशन यानी डिलीवरी। डिलीवरी के प्रोसेस को पार्टुरेशन कहते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल से शुरू होता है जो बेबी और प्लेसेंटा दोनों देते हैं। इससे यूट्रस में हल्का कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है जिसे फेटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इस रिफ्लेक्स की वजह से मम्मी की पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर जोर लगाता है, कॉन्ट्रैक्शन तेज होते हैं और ज्यादा ऑक्सीटोसिन निकलता है। आखिर में बेबी बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। डिलीवरी के बाद मिल्क बनना शुरू होता है जिसे लैक्सेशन कहते हैं। शुरुआत के कुछ दिनों का मिल्क जो होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बचपन में बेबी की बीमारियों से प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए डॉक्टर हमेशा ब्रेस्ट फीडिंग की सलाह देते हैं। बस ये था पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर। अब अगले चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कोई बच्चा पैदा कर सकता है या नहीं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इसका मतलब है फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल हेल्थ का एक परफेक्ट बैलेंस। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश था जिसने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स शुरू किए। आज इसे हम RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। इनका मकसद है लोगों को सेक्स एजुकेशन देना, मिथ्स दूर करना और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना। दोस्तों, दुनिया की पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन थी, जो 2000 तक आते आते 6 बिलियन और 2011 तक में 7.2 बिलियन हो गई। भारत में भी यही हाल था। इंडिया में 1947 में 350 मिलियन, 2000 में 1 बिलियन और मई 2011 तक 1.2 बिलियन हो गई। इसका बड़ा कारण था बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज, जिससे MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दोनों कम हो गए। गवर्नमेंट ने रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ RCH प्रोग्राम स्टार्ट किया। इससे पॉपुलेशन ग्रोथ थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी ग्रोथ रेट लेस देन 2% था। ये नंबर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन एक्चुअल में बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस रेट पे पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज करती है। अगर पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ती रही तो फूड कम पड़ जाएगा, शेल्टर सबको नहीं मिलेगा, क्लोथ्स भी शॉर्टेज में आ जाएंगे। चाहे हमने एग्रीकल्चर में प्रोग्रेस की हो,
इंडस्ट्रीज बढ़ा ली हों, फिर भी बेसिक नीड्स सबको देना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट मजबूर हो गई सीरियस स्टेप्स लेने के लिए, ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल हो सके। सरकार ने नारा दिया, हम दो हमारे दो। एक टर्म याद रखना, एमनियोसेंटेसिस। ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करके फीटल के अंदर बीमारी चेक की जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल अनीमिया, हीमोफीलिया। पर लोग इसका गलत फायदा उठाकर ये पता करने लगे कि जो बच्चा पेट में है वो लड़का है या लड़की, जिससे फीमेल फीटिसाइड बढ़ने लगे। इसलिए अब इस पर कानूनी बैन है। अब आते हैं उन मेथड्स पर जिनसे प्रेगनेंसी रोकी जाती है। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो है जो यूजर फ्रेंडली हो और जिसका साइड इफेक्ट ना हो। नंबर 1, नेचुरल मेथड्स। इस मेथड में 3 चीजें आती हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 10 से 17 तक को फर्टाइल पीरियड माना जाता है। इन दिनों फिजिकल रिलेशन को अवॉइड करने से प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। कोइटस इंटरप्टस, यानी इजैकुलेशन से पहले पीनिस को बाहर निकाल लेना। लैक्टेशनल एमेनोरिया। डिलीवरी के बाद जब तक मां इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक, तब पीरियड्स नहीं आते और प्रेगनेंसी के चांसेस ना के बराबर होते हैं। नंबर 2, बैरियर मेथड्स। कॉन्डम्स। ये थिन रबर के बने होते हैं जो कि मेल्स में पीनिस को कवर करते हैं और फीमेल्स में वेजाइना और सर्विक्स को। ये एसटीआईज और एड्स से भी बचाते हैं। डायाफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्व्स। ये फीमेल बैरियर्स हैं जो सर्विक्स को कवर करते हैं। इनके साथ स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज करने से इनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। नंबर 3, आईयूडीज, इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस। ये डॉक्टर या नर्स के जरिए यूट्रस में फिट किए जाते हैं। नॉन मेडिकेटेड का एग्जाम्पल है लिप बेस लूप। कॉपर रिलीजिंग का CUT, CU7, मल्टी लोड 375। इनका काम है स्पर्म की मोटिलिटी यानी ताकत को कम करना। हार्मोन रिलीजिंग, प्रोजेस्टेसार्ट, LNG-20। ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनस्यूटेबल बना देते हैं। नंबर 4, ओरल पिल्स, छोटी टैबलेट्स। सहेली एक ऐसी पिल है जो CDRI लखनऊ में बनी है। ये वंस अ वीक पिल है, नॉन स्टेरॉयडल है और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम हैं। प्रोजेस्ट्रोजेंस अलोन या फिर ईस्ट्रोजन के साथ मिलकर भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह यूज होता है टैबलेट्स के फॉर्म में बाय फीमेल्स। इसे कई बार इमरजेंसी केसेस में दिया जाता है जो कि 72 घंटे के अंदर काम करता है। नंबर 5, सर्जिकल मेथड्स, स्टेरिलाइजेशन। ये परमानेंट है। मेल्स में होता है वेसेक्टमी, वैस डेफरेंस को काट के बांध देना, और फीमेल्स में होता है ट्यूबेक्टमी, फेलोपियन ट्यूब को काट कर बांध देना। पर जैसे हर चीज के साइड इफेक्ट्स होते हैं, वैसे ही इन मेथड्स के भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे नेजिया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और इवन ब्रेस्ट कैंसर। अब आते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। आसान भाषा में कहें तो अबॉर्शन। MTP का मतलब है जानबूझकर प्रेगनेंसी खत्म करना। भारत सरकार ने इसे 1971 में लीगल किया था, पर बहुत सारी कंडीशंस के साथ, जैसे अगर मदर या बच्चे को कोई रिस्क हो तब इसे करा सकते हैं, पर यह सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली 12 वीक्स तक ही सेफ है। उसके बाद ये मां के लिए बहुत खतरनाक हो जाती है। अब बात करते हैं इन्फेक्शंस की। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वो इन्फेक्शंस जो फिजिकल रिलेशन से फैलते हैं। इन्हें वेनरल डिजीजेस, VD या RTI, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। इनके नाम याद रखिए: गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, क्लेमिडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्रिकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B और HIV। खास पॉइंट, हेपेटाइटिस B, जेनिटल हर्पीज और HIV ये तीनों इनक्यूरेबल हैं, यानी इनका पूरा इलाज नहीं है। बाकी सब अगर जल्दी पता चल जाए तो ठीक हो सकते हैं। सिम्टम्स हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग्स। दिस इज हाईली रिपोर्टेड इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 24 years.
अब आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, इनफर्टिलिटी और ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। जब कोई कपल बहुत कोशिश के बाद भी बच्चा पैदा नहीं कर पाता तो उसे इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके लिए साइंस ने कुछ कमाल की टेक्निक्स बनाई हैं। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम कहते हैं। बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन करवाई जाती है। जिफ्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, अगर एम्ब्रियो 8 सेल स्टेज तक है तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, अगर एम्ब्रियो 8 सेल से ज्यादा है तो उसे डायरेक्ट यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। गिफ्ट, गमीत इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये उन फीमेल्स के लिए हैं जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती पर ऐसा एनवायरनमेंट दे सकती हैं जिसमें बच्चा पैदा किया जा सकता है। इसमें एक डोनर का एग फेलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, डायरेक्ट स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अगर मेल पार्टनर में स्पर्म काउंट कम है तो स्पर्म लेकर आर्टिफिशियल तरीके से वजाइना या यूट्रस IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में डाला जाता है। तो दोस्तों, ये था रिप्रोडक्टिव हेल्थ। हमने इसमें हर वो टॉपिक कवर किया है जो एग्जाम्स में आते हैं। दोस्त